हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ में। फ्रेंड्स, आज की इस दमदार वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में आपको आधुनिक इतिहास से संबंधित अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आपको टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आप प्रश्नों का लेवल पहले देख लीजिए, प्रश्नों का लेवल हो तो ऐसा हो। और साथियों, वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ आएँ कि हाँ, प्रश्नों का लेवल क्या है। तो चलिए इस बात को समझने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है। बंगाली शिल्पकार, नील की खेती करने वाले किसान, भूमिहीन मजदूर या फिर ये सभी। फ्रेंड्स, हम आपको क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ उस क्वेश्चन की डिटेल के बारे में विधिवत समझाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मानना है यदि आपको हम डिटेल से समझाएंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी और आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी इन प्रश्नों के बारे में ना हो। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को ही दीनबंधु मित्र ने इस नील दर्पण नाम के नाटक में दर्शाया था। और साथियों, यह नाटक 1850 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साथियों थोड़ा सा समय आपको जरूर देना होगा लेकिन आपको थोड़ा सा समय देने के बाद आपको जितने प्रश्न हम इस वीडियो में बताएंगे सारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू या फिर ये सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनके अलावा तेज बहादुर सप्रू ने भी इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जो कि लंदन में 17 नवंबर 1932। कब? 17 नवंबर। फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा जाता है। 17 नवंबर 1932 को लंदन में ये आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे इकलौते भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अपने स्वयं के खर्चे पर हिस्सा लिया था। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। रास बिहारी बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में आपको जानना होगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। ये प्रश्न बनता है कि भारतीय सिविल सेवा का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था। तो वो था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। 1861 का जो अधिनियम था उसके तहत इस सर्विस की स्थापना की गई थी। और जून 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर का चयन हुआ था। फिर वे ट्रेनिंग के लिए कहाँ? लंदन चले गए। और उसके बाद नवंबर 1864 में फिर वे वापस भारत आए। और इन्होंने 1865 में सबसे पहले अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। उसके बाद वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। और उन दिनों अधिकारियों का मुख्य काम टैक्स की उगाही करना होता था। और फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया है कई बार कि ये अंत में कहाँ से रिटायर हुए थे। तो साथियों, 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में ये महाराष्ट्र के सतारा में जज के पद से रिटायर हुए थे। और सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध लेखक थे, बहुभाषाविद थे, गीतकार भी थे, महान कवि भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे। किसके साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे। इनका जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी जानकारी आपने इस प्रश्न में जुटा ली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, इंडिया हाउस या फिर जुगांतर पार्टी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति, जो कि बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। और साथियों, इस समिति की स्थापना सन 1906 में। कब? फ्रेंड्स, सन 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और अरबिंदो घोष और बारिंद्र घोष जैसे महान क्रांतिकारी इस संगठन में शामिल थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न आपको दमदार मिलेंगे, बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था।
लॉर्ड डफरिन, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सैयद अहमद खान। इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। और साथियों ये कांग्रेस के बहुत बड़े आलोचक रहे थे उस समय पर। इन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। ये एक मुस्लिम समाज सुधारक थे और इन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है AMU, उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी। किसने? सैयद अहमद खान ने। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि AMU की स्थापना किसने की थी, तो सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीन, मेसोपोटामिया और पर्शिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोलकाता अधिवेशन 1920, दिल्ली अधिवेशन 1923, मद्रास अधिवेशन 1927 या फिर कराची अधिवेशन 1931। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास अधिवेशन 1927। और चलिए फ्रेंड्स थोड़ा डिटेल के बारे में जानते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अन्य देशों में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल की आलोचना की और इसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि साथियों कांग्रेस ने शुरुआत से ही ब्रिटिश सरकार की भारत के संबंध में विदेश नीति का विरोध किया था। और ख़ास तौर पर किसका? भारत के जितने पड़ोसी देश थे उनके विरुद्ध कांग्रेस ने भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया था। इसलिए मद्रास अधिवेशन 1927 में इन देशों में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस ने जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी आवाज़ ख़राब है इसलिए आपको आवाज़ शायद क्लियर ना आए। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नेहरूजी, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम करना होगा, आपको मालूम होना चाहिए ऐसे प्रश्नों के बारे में भी कि किन किन क्रांतिकारियों की विचारधारा एक जैसी थी। तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों व्यक्तियों की ही जो विचारधारा थी वे एक समान थी। कैसे थी साथियों? जो CR दास थे, चित्तरंजन दास, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। और हालांकि वैसे तो ये अनुशीलन समिति में से भी जुड़े थे, लेकिन इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। जबकि मोतीलाल नेहरू थे ये भी स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमियंस की संधि के दौरान श्रीलंका किसका उपनिवेश बना? शायद कुछ लोगों ने पहली बार अमियंस सुना होगा। अमियंस की संधि के दौरान श्रीलंका किसका उपनिवेश बना था? डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश या फिर पुर्तगाली? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश। इस संधि के दौरान श्रीलंका ब्रिटिशों का उपनिवेश बना था। और साथियों अमियंस की संधि पर 1802 में हस्ताक्षर किया गया था। कब? 1802 में हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने जो कैंडी राज्य था उस पर हमला किया, लेकिन अंग्रेज सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 1815 में इन्होंने फिर उस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। इसके साथ ही श्रीलंका जो उसकी स्वाधीनता थी वह समाप्त हो गई और श्रीलंका ब्रिटिशों का गुलाम बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1854 के वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्न में से किससे है? भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत, सती प्रथा की समाप्ति या फिर भारत में प्रशासकीय सेवाओं की स्थापना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना। और फ्रेंड्स इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था। किसकी बात कर रहे हैं हम? वुड्स डिस्पैच की, 1854 का। साथियों जो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना था और इसके लिए कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी इस प्रस्ताव के आधार पर। और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश भी साथ ही साथ की गई थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर कब मान्यता दी? 1912 में, 1914 में, 1916 में या फिर 1923 में? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर मान्यता दी थी। और साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना
30 दिसंबर 1906 को हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है कई बार कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर? ढाका में। ढाका में नवाब उल मलिक ने इसकी स्थापना की थी। आगा खां और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां इस पार्टी के मुख्य नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी हम डिटेल से क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसी के माध्यम से क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय या फिर सिक्किम? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय में ही वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। अब साथियों, इसको समझिएगा ये है क्या। फ्रेंड, जैसे आपने देखा है कि जब कन्या का विवाह होता है, लड़की की शादी हो जाती है, तो वह अपने ससुराल जाती है और पहले उसका गोत्र कुछ और रहता है, लेकिन जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका जो गोत्र है, अर्थात उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, तो वह अपने पिता का गोत्र धारण करती है, न कि माता का गोत्र धारण करती है। लेकिन साथियों, मेघालय में इसके भी बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। यहाँ पर होता यह है कि जो माता पिता से संतान उत्पन्न होती है फ्रेंड्स, वह पिता के गोत्र को धारण न करके बल्कि अपने माँ के गोत्र को धारण करती है। अर्थात माता का जो वंश है उसके आधार पर आगे वंश बढ़ता है और माता का गोत्र लेकर ही वह वंश आगे बढ़ता है। तो इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फ्रेंड्स, इन चारों में से सबसे अंत में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो स्थापना है वह की गई थी। और वो कब की गई थी? 1991-92 में। कब? 1991-92 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और जहाँ तक हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो फ्रेंड्स अर्जुन अवार्ड ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ भारतीय जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसकी 1962 में स्थापना की गई थी। और दादा साहेब फाल्के की जो स्थापना है वह की गई थी फ्रेंड्स सन 1969 में। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, इसके अलावा एक और है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना भी 1985 में की गई थी। ये भी कई बार पूछा गया कि द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना कब हुई थी। सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई दिनों तक किस स्थान पर रहे थे? मसूरी, कौसानी, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौसानी। कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और अपनी अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। किसे? कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स अद्भुत अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्यता है यहाँ पर और एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। और महात्मा गांधी फ्रेंड्स जब उनका स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो वे उत्तराखंड गए थे और वे बागेश्वर के कौसानी में ही जाकर कई दिनों तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870, 1878, 1876 या फिर 1875? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम का उद्देश्य था फ्रेंड्स, वो ध्यान से सुनिएगा, इस अधिनियम का उद्देश्य था कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना। इस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने पारित किया गया था और 14 मार्च 1878 ईस्वी को वायसराय परिषद ने इसे पारित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? 7 दिसंबर 1941, 20 दिसंबर 1941, 7 मार्च 1941 या फिर 7 जनवरी 1941? तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है 7 दिसंबर 1941। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, जापान ने जो पर्ल हार्बर है इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक से
अमेरिका के जो हवाई क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का बेस था, उस जिसे पर्ल हार्बर कहते हैं, उस पर हमला बोल दिया था। और फ्रेंड्स इसी के बाद में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु अटैक किया था। और फ्रेंड्स मैंने पहले कई प्रश्नों में नागासाकी और हिरोशिमा अटैक के बारे में खूब डिटेल से बताया है, आपको समझाया है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, और क्या लिखिएगा आपको बताइएगा आप कि नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम किस तारीख को गिराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा? 1498, 1510, 1550 या फिर 1595? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1595 में डचों का पहला बेड़ा भारत पहुंचा था। साथियों डचों की जो उपस्थिति है भारत में 16वीं सदी से लेकर 1825 तक रही थी। और डचों ने सबसे पहले कहां पर? पुलिकट में। कहां पर फ्रेंड्स? पुलिकट में अपने आप को स्थापित किया था। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि डचों ने सबसे पहले भारत में अपने आप को कहां पर स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, पुलिकट में सबसे पहले डचों ने अपने आप को स्थापित किया था। और आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपको 1498 भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या घटना हुई थी। 1498 में कौन यात्री सबसे पहले भारत आया था और किस देश का था, ये भी बताइएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी? 1889, 1885, 1887 या फिर 1891? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1889, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1889 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1889 में कांग्रेस ने कहाँ पर? ब्रिटेन में की थी। ये याद रखिएगा, ब्रिटेन में की थी। और इसका उद्देश्य था कि ब्रिटेन में लोगों को भारत की समस्याओं से जागरूक कराना, अवगत कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना आप, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। हम आपके लिए मेहनत करते रहें और आप हमारा साथ देते रहें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी कौन थे? बंगाल में बिहार के जमींदार, कलकत्ता के अधिवक्ता, ब्रिटिश सेना के अधिकारी या फिर बंगाल में चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक? फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक इल्बर्ट बिल के सबसे अधिक मुखर विरोधी थे। और क्यों थे सुनिएगा फ्रेंड्स। इल्बर्ट बिल सन 1863 में, करेक्शन कर लीजिए 1883 में, इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। वायसराय लॉर्ड रिपन, ये भी पूछा जाएगा आपसे कि किसके शासनकाल में इल्बर्ट बिल पारित किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सन 1883 ईस्वी में ये पारित किया गया था। और उसके बाद इस बिल को सर सीपी इल्बर्ट ने तैयार किया था। और इसी के आधार पर फ्रेंड्स इस बिल को कहते हैं इल्बर्ट बिल, क्योंकि सीपी इल्बर्ट ने ही इसे तैयार किया था। और इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश, फ्रेंड्स ये आप ध्यान से सुनिएगा, इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अधिकारियों पर न्यायिक कार्रवाई कर सकते थे, जबकि इससे पहले होता यह था कि भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? मुंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या फिर कराची अधिवेशन? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन। और कब हुआ था फ्रेंड्स? ये 1886 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा कि 1886 में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उसी के साथ कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वह बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत से छात्र छात्राओं को डाउट पड़ता है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये आप फटाफट कमेंट में छापिएगा, पहले हम कई बार बता चुके हैं। अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, उसका जो किसे माना जाता है, स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो साथियों आप कमेंट करके फटाफट छापिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज़ ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। यह उड़ान किन 2 स्थानों के बीच भरी गई थी? मुंबई से पुणे, इलाहाबाद से नैनी, आगरा से दिल्ली या फिर मुंबई से नासिक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में ही 18 फरवरी 1911 में भारत में हवाई जहाज़ ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। और साथियों यह उड़ान मात्र 9.7 किलोमीटर की थी। कितनी? मात्र 9.7 किलोमीटर की। ये याद रखिएगा, 9.7 किलोमीटर की ये कुल उड़ान थी, जो कि हेनरी पेके एक फ्रांसीसी पायलट थे, उनके द्वारा भरी गई थी। और इस उड़ान में मात्र कितना? मात्र 13 मिनट का समय लगा था फ्रेंड्स, मात्र 13 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब, रघुनाथ राव या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। कानपुर की घेराबंदी 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण एक हिस्सा था और इसमें नाना साहेब ने विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी। और यह घटना 5 से 25 जून 1857 को घटित हुई थी। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को फटाफट एक थम्स अप दिखा दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। भारत की आज़ादी के बाद राज्यों के विलय के दौरान किस राज्य के शासक के फरमान को भारत सरकार ने संदेहपूर्ण वैधता का कानूनी दावा कहकर नकार दिया था? साथियों प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा, अब इसके ऑप्शन सुनिएगा। कश्मीर के राजा, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर के शासक या फिर जूनागढ़ के नवाब? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम। साथियों आज़ादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को स्वतंत्र रहने का फैसला किया। हालांकि भारत ने हैदराबाद के विलय के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, परंतु सभी प्रयास असफल रहे थे और अंत में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था, ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स एक ऑपरेशन पोलो नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया और 17 सितंबर 1947 को, कब फ्रेंड्स? 17 सितंबर 1947 को, ये याद रखिएगा आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट तारीख है। 17 सितंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट साथियों आपको प्रश्नों का लेवल समझ में आ चुका होगा। 1867 ईस्वी में हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी, जिस कारण हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हुआ था। इस परिवर्तन का मुखर विरोधी कौन था? सैयद अहमद खान, सैयद महमूद, मोहसिन उल मलिक या फिर मौलाना हाली? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान। फ्रेंड्स सुनिएगा ध्यान से। 1867 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त प्रांत में, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत में अर्थात उत्तर प्रदेश में हिंदू समुदाय की मांग को स्वीकार कर लिया था और हिंदू समुदाय के लोगों ने हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। और इस परिवर्तन के मुखर विरोधी थे सैयद अहमद खान, इन्होंने विरोध किया था। और साथियों जो पहली आधिकारिक भाषा थी वह थी उर्दू और इसी के बाद हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, एस श्रीनिवास अयंगर, मदन लाल धिंगरा या फिर विनायक दामोदर सावरकर? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर कहते हैं, इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए जो कि फ्रेंड्स याद रखिएगा 1909 में प्रकाशित हुई थी। कब? ये भी पूछा जाएगा कई बार। 1909 में यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? लाहौर, मुंबई, दिल्ली या फिर ढाका? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, कि खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को, कब? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था,
खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना व शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था, जिसका उद्देश्य था फ्रेंड्स तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना या फिर दर्शाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज का प्रश्न आपके लिए है। आपको बताइएगा आप कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1870 को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। इस क्वेश्चन के बारे में पहले आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो आप बताइएगा कमेंट करके फटाफट कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1870 को किसने निरस्त किया था। इनमें से जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखी। यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप फटाफट कमेंट में करिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और फ्रेंड्स, जो भी आपके साथी हैं, भाई बहन हैं, उन सभी को आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।